Welcome back for today's session, kids. This is Harshi, your science educator. Today we are starting with chapter number 11, air and water. So aim to learn our air and its composition. So air के compositions क्या क्या हैं, water क्या है, and what is drinkable water. So the presence of air and water is very significant factor that make Earth the planet of लाइफ. अगर एटमॉस्फेयर नहीं है, एटमॉस्फेयर किससे बनता है? वी ऑल नो, एयर से मिलकर बनता है. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. तो अगर एटमॉस्फेयर नहीं है अर्थ पे तो लाइफ पॉसिबल नहीं होगी. अर्थ इज द ओनली प्लैनेट दैट सपोर्ट्स लाइफ. व्हाई? बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर. So there would be no plants, no animals, no human beings and no life at all without air and water. और इसी वजह से, क्योंकि अर्थ पर बहुत ज़्यादा पानी है, हम इसको ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं, और अर्थ पर एटमॉस्फेयर है that supports life. So the air we breathe comprises of many gases and the water that we drink is purified in various ways. So let's start with air and its composition. तो एयर जो एटमॉस्फेयर में है हमारे, एयर वो मिक्सचर ऑफ गैसेस है, वी ऑल नो. लेकिन कौन सी गैस कितने परसेंटेज में अवेलेबल है? द लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ, दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. द एटमॉस्फेयर कंप्राइजेस मैनी गैसेस. कौन कौन सी? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन and many more gases. The concentration of air decreases as we go up. जितना ज़्यादा हम altitude पे, जितना ज़्यादा हम हाई जाएंगे, उतना ज़्यादा एयर का कंसंट्रेशन जो है वो कम होता जाएगा. राइट. सो दिस इज वाई माउंटेनियर्स यूज ऑक्सीजन मास्क व्हेन दे क्लाइम ऑन वेरी हाई ऑल्टीट्यूड. जितना ज़्यादा ऊपर जाते रहते हैं उतना क्या होता है, जो कॉन्सेंट्रेशन है वो रिड्यूस होता जाता है. बिकॉज ऑफ दिस माउंटेनियर्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेकर जाते हैं सो दैट वो प्रॉपरली ब्रीथ कर पाएँ. तो ये डिक्रीज होता रहता है, कंसंट्रेशन ऑफ एयर डिक्रीजेज. नाउ लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, सो इट इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स डिपेंडिंग ऑन द चेंज इन एयर टेम्परेचर एंड हाइट. जो सबसे पहले आता है, ये सबसे ज़्यादा परसेंटेज नाइट्रोजन की होती है विच इज़ 78%, देन ऑक्सीजन विच इज़ 21%, और 1% जो होता है उसमें आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड. सो गैसेस का मिक्सचर होता है. राइट. अब हम लेयर्स की बात करते हैं. कितनी लेयर्स होती हैं? इसमें लेयर्स होती हैं, सबसे पहली होती है ट्रोपोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर, देन मीजोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर. ये 5 लेयर्स होती हैं. किसमें? एटमॉस्फेयर में. सो वी विल डिस्कस अबाउट दीज लेयर्स वन बाय वन. सबसे पहले बात करेंगे ट्रोपोस्फेयर. सो इट इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ सरफेस. अर्थ सरफेस की सबसे पास वाली जो लेयर होती है वो होती है ट्रोपोस्फेयर. चिल्ड्रन, हम ट्रोपोस्फेयर लेयर में रहते हैं क्योंकि एयर या एटमॉस्फेयर हमारे सराउंडिंग्स में है. अगर एयर नहीं होगी तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. तो हम ट्रोपोस्फेयर लेयर में रहते हैं. राइट. सो इट कंसिस्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द अर्थ्स वेदर इंक्लूडिंग द विंड एंड मोस्ट क्लाउड्स. इसमें क्या क्या होता है? क्लाउड्स होते हैं, हवा होती है, और हमारे जितने वेदर होते हैं वो इसी लेयर में होते हैं. कौन से लेयर में? ट्रोपोस्फेयर, जो कि अर्थ सरफेस के सबसे पास की क्लोजेस्ट लेयर होती है. नाउ स्ट्रेटोस्फेयर लाइज अबव ट्रोपोस्फेयर. ट्रोपोस्फेयर फर्स्ट लेयर हो गई. राइट. इसको हम फर्स्ट मार्किंग कर देते हैं. ट्रोपोस्फेयर के ऊपर जो सेकेंड लेयर होती है उसको हम स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं. यहाँ पर जितने भी एयरक्राफ्ट्स होते हैं वो फ्लाई करते हैं क्योंकि यहाँ स्टेबल रहते हैं, यहाँ पर क्लाउड्स नहीं होते हैं, क्लाउड्स के ऊपर फ्लाई करते हैं. इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम सन्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज एंड इट कंटेन्स अ थिन लेयर ऑफ ओजोन. जो ओजोन लेयर कहाँ होती है? दिस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम. तो ये कौन सी लेयर में होती है? ये स्ट्रेटोस्फेयर में होती है विच इज द सेकेंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर अबव द ट्रोपोस्फेयर. राइट. सो इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 15 to 50 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस. अर्थ सरफेस से 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक ऊंचाई पर हो सकती है. देन थर्ड लेयर इज मीजोस्फेयर. इट इज द थर्ड लेयर. द लेयर हैज water vapor than that lower layers. Next is thermosphere. Thermosphere fourth layer होती है. Despite increase in height, temperature increases rapidly at high altitude. So जितना ज़्यादा ऊपर जाएंगे उतना ज़्यादा
क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा. देन लास्टली एग्जॉस्फेयर, इट इज द फिफ्थ एंड द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. दिस लेयर एंड्स वेयर द ग्रेविटी ऑफ अर्थ इज टू वीक. ग्रेविटी नहीं काम करती है टू प्रिवेंट द टाइनी पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ड्रिफ्टिंग इनटू स्पेस. तो क्या होता है, एग्जॉस्फेयर जो लास्ट लेयर है, यहाँ पर ग्रेविटी बहुत बहुत कम हो जाती है. राइट, सो ये हमने 5 लेयर्स पढ़ी, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एग्जॉस्फेयर. हम ट्रोपोस्फेयर में रहते हैं, एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में. राइट, अब द एटमॉस्फेयर हेल्प्स इन वेरियस वेज. एटमॉस्फेयर के बारे में हम पढ़ रहे हैं, लेयर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, बट क्यों पढ़ रहे हैं? इट मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ अर्थ फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग थिंग्स. अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो लाइफ पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि हम ब्रीथ नहीं कर पाएंगे. सेकेंडली, एटमॉस्फेयर क्या करता है, जो सन की अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, ओजोन लेयर जो होती है, जो कि पार्ट किसका है, स्ट्रेटोस्फेयर का पार्ट है. तो क्या होता है, ओजोन को अल्ट्रावायलेट रेज को अर्थ पर आने से रोकता है, जो कि बहुत हार्मफुल रेज होती हैं. राइट, सो इट बर्न्स द मीटियोरॉइड्स बिफोर दे रीच द अर्थ सरफेस. जो मीटियोरॉइड्स जो सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, वो जब नीचे की तरफ आती हैं, टूट कर गिरती हैं, तो क्या होता है, वो एटमॉस्फेयर में आने की वजह से क्या होता है, बर्न हो जाती है. फ्रिक्शन की वजह से बर्न हो जाती है, जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे. तो वो बर्न हो जाती हैं अर्थ सरफेस पे आने से पहले. वरना अगर ये इतनी स्पीड से गिरेगी, अर्थ सरफेस पे गिरेगी, तो बहुत बड़े बड़े क्रेटर्स भी फॉर्म हो सकते हैं. सो चिल्ड्रन, हियर वी हैव एन एक्टिविटी टू डू. वी हैव अ मैचिंग question. So match the following. Here 2 columns have been given, so we need to match them. First is troposphere. So troposphere, it is the first layer of atmosphere. After that, stratosphere, it contains a layer of ozone. Then third one is mesosphere. So mesosphere means meteoroids burn up in this layer. इस लेयर में meteoroids burn हो जाते हैं. And then thermosphere, space shuttle orbit in this layer. ये 4th लेयर है, जहाँ पर जो हम नेचुरल जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हम भेजते हैं स्पेस में, वो इस और इसमें ऑर्बिट यानी इस लेयर में रहती हैं. एंड देन फाइनली एग्जॉस्फेयर, which is the outermost layer of atmosphere. Right, so now properties of air. We all know that the air is colorless. air में कोई कलर नहीं होता है. yes, आप बहुत बार एयर में कलर देखते हो. कब देखते हो? जब स्मोक होता है, फैक्ट्री से धुआं निकल रहा होता है, देन इट इज विजिबल. अदरवाइज एयर का खुद का कोई कलर नहीं होता है, ड्यू टू विच इट कैन नॉट बी सीन, बट वी कैन feel it. Right, so it is also tasteless and odorless. कोई टेस्ट नहीं होता है एयर का, कोई ऑर्डर यानी कोई स्मेल, अपनी कोई स्मेल नहीं होती है. बट येस, अगर आसपास से कोई स्मेल है, वो एयर में आपको ज़रूर आप उसको स्मेल कर पाएंगे. राइट, सो वी कैन फील इट प्रेजेंस ओनली व्हेन इट मूव्स. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, दैट वी ऑल नो. अदरवाइज ये नॉर्मल एयर है. एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर, इवन इन योर कबर्ड एज वेल. राइट, तो क्या होता है कि एयर को हम देख नहीं पाते हैं, बट हम फील कर पाते हैं, क्योंकि एयर में कोई टेस्ट नहीं होता. इट इज टेस्टलेस, इट इज ऑर्डरलेस एंड इट इज कलरलेस. सो अब इसकी प्रॉपर्टीज करते हैं. एयर ऑक्यूपाई स्पेस, एयर स्पेस लेती है. राइट, सो दिस कैन बी इजीली ऑब्जर्व व्हेन वी ब्लो एयर इन अ बलून. एक बलून में जब हम हवा भरते हैं तो क्या होता है, वो बलून फूल जाता है. सो विच शोज दैट एयर टेक स्पेस. एयर को जगह चाहिए. इट ऑक्यूपाई स्पेस. सो द मूवमेंट वी ब्लो एयर इन it gets inflated. It is because the air we fill starts occupying space inside the balloon and grows in size. The property of air is also used to inflate football, vehicle tires and कुशंस. तो जो हम व्हीकल्स में टायर्स होते हैं, साइकिल में, कार्स में, ट्रक में, इनके टायर्स में हवा फिल करते हैं हम. बलून्स में एयर फिल करते हैं, फुटबॉल में एयर फिल करते हैं. इसके अलावा कुशंस एंड ऑल, इसमें भी एयर को फिल किया जाता है. सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एयर, दैट एयर टेक्स स्पेस. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एयर हैज़ वेट. एयर के अंदर भार यानी वेट
होता है. So this can be easily seen by comparing the weight of deflated object with an inflated object, right? एक आपने बलून लिया जो inflated है यानी जिसके अंदर हवा भरी हुई है, एक आपने बलून लिया जो deflated है यानी जिसके अंदर कोई हवा नहीं है. अब आप दोनों का वेट करो तो you'll find that जो inflated balloon है वो ज़्यादा heavy है comparatively deflated balloon के. So air takes space as well as air has weight. Now let us perform an activity to prove that air occupies space and it has weight. तो अब हमने क्या किया, यहाँ पर हमने फुटबॉल लिया. सो फुटबॉल हमने कैसे ली, डिफ्लेटेड फुटबॉल ली यानी उसके अंदर अभी एयर फिल्ड नहीं है. सो वेट द बॉल एंड नोट इट्स वेट. अब आपने उसका वेट ले लिया, राइट, जिसमें एयर नहीं फिल्ड है वो वाली फुटबॉल का. नाउ इन्फ्लेट द बॉल. अब आपने उसके अंदर हवा भरी. अब आपने क्या किया, हवा भरी, तो अब आप उसका साइज देखोगे, साइज बड़ा हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा, और जब आप उसको वेट करोगे तो उसका वेट भी हैवी होगा. तो इससे ये पता चलता है कि एयर टेक स्पेस, एयर हैज वेट. नाउ डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन इन द क्लास. नाउ थर्ड प्रॉपर्टी इज एयर एक्सर्ट प्रेशर. एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है. कैसे? वी नो एनीथिंग दैट हैज वेट एक्सर्ट प्रेशर. जिसमें भी वेट होगा वो भारी लगेगी. भारी हमें क्यों फील हो रही है, क्योंकि वो चीज़ अपना वेट प्रेशर एक्सर्ट कर रही है. उसके प्रेशर की वजह से ही हम उसको भारी हमें फील होता है कि ये चीज़ भारी है, right? So it has weight and it exert pressure. So air also has weight and exert pressure. The pressure exerted by air is necessary for many activities like taking in a liquid through a straw. So जब हम straw से drink कोई भी liquid को suck करते हैं तो उसके लिए suck, क्योंकि वो straw से ऊपर आए उसके लिए air होना ज़रूरी है. Then filling ink in a fountain pen, filling ink in a कोई भी इंजेक्शन में दवाई मेडिसिन भरते हैं वो कैसे भरते हैं, एयर की वजह से ही. राउ सो द एयर प्रेशर वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड इट डिक्रीजेज एज वी गो हायर. अभी हमने पढ़ा भी था कि जितना हाई ऑल्टीट्यूड पे जाएंगे उतना एयर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है. नाउ नेक्स्ट इज one more activity we have. Take a syringe and some water in a bowl. एक बोल लिया, उसमें पानी लिया, और आप एक syringe, normal syringe ले सकते हो उससे, and push the plugger of the syringe completely and dip it needle in the water. अब आपने पहले पूरा क्या करा, पहले पूरी हवा निकाल दी, राइट. अब आपने उसको निडल को इसमें बोल में जिसमें पानी है उसके अंदर लेकर आए. नाउ स्लोली पुल द प्लगर वाइल द नीडल इज स्टिल इमर्स्ड इन वाटर. नीडल जो है वो पानी के अंदर रहनी चाहिए. अब आप धीरे धीरे उसका जो पीछे प्लगर है उसको आप धीरे धीरे पुल करोगे, राइट. जो पुल करोगे सो यू विल ऑब्जर्व दैट you pull the plugger, water starts entering the syringe. पानी कहाँ आ जाएगा, syringe के अंदर आ जाएगा. This happens because when you push the plugger, the air present inside the syringe come out. जब हमने उसको पूरा पुश कर दिया था तो क्या था, सारी हवा निकल गई थी सिरिंज में से. अब जब हमने उसको पुल किया, पुल करने से क्या हुआ, while the needle was immersed in water, the air exerted pressure on water and it entered the syringe. अब एयर ने प्रेशर एक्सर्ट किया और जिसकी वजह से पानी क्या हुआ, सिरिंज में भर गया. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एयर सपोर्ट्स कंबशन. कंबशन यानी जलना. कोई भी चीज़ तभी जल पाएगी जब एयर प्रेजेंट हो, और स्पेसिफिकली ऑक्सीजन. ऑक्सीजन क्योंकि एयर का ही पार्ट है इसलिए हम बोलते हैं एयर सपोर्ट्स कंबशन. इनफैक्ट ऑक्सीजन जो है वो सपोर्ट करती है. सो इट कंटेन्स ऑक्सीजन दैट सपोर्ट्स बर्निंग. तो इसको भी हम एक एक्टिविटी से देख सकते हैं. आपने 2 कैंडल ली, ये कैंडल ली, इसको जलाया और ये नॉर्मल जल रही है, और इसके ऊपर दूसरे कैंडल के ऊपर आपने एक एम्प्टी कंटेनर उल्टा करके रख दिया. तो थोड़ी देर तो ये जलेगी क्योंकि जितनी ऑक्सीजन उस कंटेनर के अंदर प्रेजेंट है उतनी देर वो जलेगी. बट जैसे ही जब पूरी ऑक्सीजन एग्जॉस्ट हो जाएगी तो ये कैंडल ऑटोमेटिकली बुझ जाएगी. सो विच शोज दैट
oxygen supports in combustion. Now come to the water. So like air, water is also very important for life. It exists in 3 states: solid, liquid and gas. ये हमें पता है, हम previous chapter में कर चुके हैं. It is used for various purposes like drinking, bathing, cooking, washing clothes and utensils, putting off fire, etc. So water covers 70% of the earth's surface. हमारी अर्थ पे 70% पानी है, बट दैट डज नॉट मीन कि ये पूरा पानी हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये सॉल्टी वाटर है, राइट. सो फ्रेश वाटर नहीं है. इवन 70% ऑफ आवर बॉडी वेट इज बिकॉज ऑफ वाटर. हमारी बॉडी का जो वेट आता है उसमें भी पानी की वजह से बॉडी का वेट ज़्यादा होता है. सो वाटर इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस लिक्विड, सिमिलर लाइक एयर. एयर भी ऑर्डरलेस, कलरलेस एंड टेस्टलेस होती है. वाटर भी एयर कलरलेस, tasteless and odorless होता है. So we get water from different sources such as river, ponds, lakes, well, etc. The rain is the main source of water. So ये water bodies कब fill होती हैं? जब बारिश होती है, right? So water from the sources like river, pond, lakes and wells is often unfit for consumption, क्योंकि ये कंटैमिनेटेड वाटर होता है, ओपन होता है, इसमें जर्म्स मिक्स होते रहते हैं. सो इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सैंड, डर्ट, मड, जर्म्स इन इट. दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड इम्प्योरिटीज. ये वाटर प्योर नहीं होता है क्योंकि इसके अंदर इम्प्योरिटीज डिजॉल्व रहती हैं. इम्प्योरिटीज जैसे मिट्टी मिली है, सैंड है, पेबल्स हैं, और भी लीव्स हैं प्लांट्स की, जर्म्स हैं, राइट, क्योंकि ये ओपन एरिया में होता है. सो दैट इज व्हाई इट इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग. रिमूविंग इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर. पानी से इम्प्योरिटीज कैसे रिमूव करते हैं? सो इसके मेथड्स हैं फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, distillation are some common methods used for removing impurities from water. For removing insoluble impurities, insoluble impurities children वो impurities होती हैं जो dissolve नहीं होती हैं पानी में. यानी आप जैसे sand है, sand को अगर water में mix किया जाएगा और आप उस पानी को थोड़ी देर के लिए छोड़ दोगे तो वो settle down हो जाएगी और फिर वो अलग से आप उसको separate कर लोगे, water को और sand को, right. So ये insoluble impurities होती हैं. And wherever soluble impurities, जैसे कि salt को अगर आपने पानी में mix कर दिया तो वो बिल्कुल क्या हुआ, डिसॉल्व हो गया, राइट. सो इनके मेथड्स हैं. इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के मेथड है सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन. फॉर रिमूविंग सॉल्युबल इम्प्योरिटीज डिस्टिलेशन इज यूज्ड, राइट. सो हम इम्प्योरिटीज को कैसे पानी से अलग कर सकते हैं? इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को हम 3 मेथड से, जो कि है सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन. वेयर एज सॉल्युबल इम्प्योरिटीज यानी जो डिसॉल्व हो गई हैं उसको सेपरेट करने के मेथड है डिस्टिलेशन, राइट. सो नाउ कम टू द फिल्ट्रेशन फर्स्ट. फिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इम्प्योरिटीज सच एज डर्ट और सैंड फ्रॉम वाटर थ्रू द पोरस मीडियम इन विच वाटर कैन पेनिट्रेट इजीली. पोरस मीडियम यानी जिसमें पोर है. अभी हमने लास्ट टू लास्ट चैप्टर में पोरस प्यूमिक स्टोन के बारे में पढ़ा था, तो उसमें वो भी एक पोरस है, यानी इसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं, राइट. तो कोई ना कोई पोरस मीडियम हम लेंगे, जैसे फिल्टर पेपर लेंगे या कोई सीव लेंगे जिससे हम इसको छानेंगे पानी को, राइट. सो पोरस मीडियम होगा और जिसमें से कि वाटर पेनिट्रेट हो जाए यानी पानी छन जाए, राइट. सो नाउ वी हैव अ एक्टिविटी टू सेपरेट रेजिड्यू फ्रॉम वाटर. पानी से इम्प्योरिटीज को हम कैसे अलग करेंगे? सो फनल लेंगे, ये फनल है चिल्ड्रन. फनल लेंगे, 2 टेस्ट ट्यूब्स लेंगे, फिल्टर पेपर लेंगे एंड वाटर विद इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज. एक पानी आप ले लीजिए, पानी के अंदर कुछ कुछ इम्प्योरिटीज मिला दीजिए, जैसे सैंड मिक्स कर दिया, कुछ ग्रेवल्स मिक्स कर दिए, पेबल्स मिक्स कर दिए, कुछ लीव्स मिक्स कर सकते हो आप, और कोई वेजिटेबल एंड फ्रूट्स की पील, छोटे पीसेस, आप ये सब मिक्स कर सकते हो. ये इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज हैं, राइट. अब प्रोसीजर क्या करेंगे? कीप द एम्प्टी टेस्ट ट्यूब इन टेस्ट ट्यूब होल्डर, फिक्स द फनल विद फिल्टर पेपर ऑन इट. ये फनल है, फनल के ऊपर हमने यहाँ पर फिल्टर पेपर ऐसे सेट कर दिया है, फिल्टर पेपर लगा दिया है. और ग्रेजुअली पोर द इम्प्योर वाटर फ्रॉम द सेकेंड टेस्ट ट्यूब. अब हमने क्या करा, एक टेस्ट ट्यूब जिसमें हमने इम्प्योर वाटर लिया, यानी वाटर के अंदर जो हमने इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को मिक्स किया था, वो पानी हम इस
फनल में डालेंगे, यानी फिल्टर पेपर के ऊपर डालेंगे। सो फिल्टर पेपर के ऊपर हम डालेंगे तो देखेंगे हम धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप जो वाटर है वो फिल्टर हो रहा है और जितनी इम्प्योरिटीज़ हैं वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगी और हमें नीचे filtered water मिल जाएगा. So while the pure water filter gets collected in the empty test tube as residue get collected on the filter paper. Impurities कहाँ रह गई, जिसको हम residue बोलते हैं, वो filter paper के ऊपर रह गई है और पानी छन कर नीचे आ गया है, right? So in this process dirt and sand impurities cannot penetrate with filter paper and get accumulated. यहाँ पर इकट्ठी हो गई हैं फिल्टर पेपर के ऊपर और नीचे साफ पानी आ गया है. अब हम करेंगे सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन इसके पार्ट. सो सेडिमेंटेशन या ये मेथड जो है ये दोनों एक साथ फॉलो होते हैं, यानी सेडिमेंटेशन होगा पहले एंड देन डिकेंटेशन होगा. तो कंटैमिनेटेड वाटर को यानी कि कौन सी अगेन इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को अलग करेंगे, तो इसको कैसे देखेंगे, बाय अलाउइंग हेवी इम्प्योर पार्टिकल्स टू सेटल डाउन क्लियर वाटर कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन टॉप विच इज पोर्ड इनटू द अनदर कंटेनर. तो अब जैसे आपने ये लिया, इसके अंदर कुछ सैंड मिक्स कर दिया, लेट्स से सैंड मिक्स कर दिया, स्टर किया, अब आप इस बीकर को थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने दीजिए, इस वाटर को हिलाइए मत, टच मत करिए, इसको ऐसे कर दिए, तो आप देखेंगे दो लेयर फॉर्म हो जाएगी, एक लेयर सैंड की होगी, एक वाटर की होगी, राइट. अब आप केयरफुली बीकर को उठाएं और उसको धीरे से जो ऊपर का वाटर है उसको दूसरे बीकर में अलग कर ले, उसको डाल ले, राइट. सो ये प्रोसेस को ही हम डिकेंटेशन बोलते हैं. तो इसमें हम क्या करेंगे, इम्प्योरिटीज को सेपरेट कर सकते हैं वाटर से, राइट. द सेटलिंग डाउन ऑफ हेवी पार्टिकल्स, हेवी पार्टिकल्स इस केस में सैंड पार्टिकल्स होंगे एट द बॉटम ऑफ द वेसल एंड दिस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन. वंस ऑल द इम्प्योरिटीज गेट सेटल्ड we pour the clear water at the top of the jar slowly into the another jar and this is called decantation. तो ये प्रोसेस है सेडिमेंटेशन का और ये है डिकेंटेशन. सेडिमेंटेशन यानी कि इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को सेटल होने के लिए रख दिया जाता है, तो डिफरेंट लेयर्स बन जाते हैं. एंड डिकेंटेशन यानी उसको जेंटली आप होल्ड कर सेपरेट कर लेंगे, राइट. सो दिस इज कॉल्ड डिकेंटेशन. नाउ कम टू द डिस्टिलेशन. डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है सॉल्युबल इम्प्योरिटी. सॉल्युबल मीन्स जो डिजॉल्व हो गई हैं उनको अलग करने के लिए. सो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज सच एज कॉमन सॉल्ट, शुगर कैन बी रिमूव फ्रॉम द वाटर थ्रू द डिस्टिलेशन, राइट. तो जैसे पानी के अंदर आपने नमक घोल दिया, पानी के अंदर आपने शुगर को डिजॉल्व कर दिया, अब उसको कैसे अलग करेंगे वाटर से, राइट. तो ये प्रोसेस है डिस्टिलेशन का, राइट. सो इन दिस प्रोसेस द इम्प्योर वाटर इज बॉइल्ड इनसाइड अ कंटेनर. ये आपने एक कंटेनर लिया जिसके अंदर इम्प्योर वाटर है, उसके नीचे ये बर्नर है, बंसन बर्नर. इस बर्नर को जब हम जलाएंगे तो क्या होगा, वाटर बॉईल होना स्टार्ट होगा, गर्म होना स्टार्ट होगा. एंड देन container, impure water is boiled inside the container which is connected to another container through a tube. ये एक दूसरा कंटेनर है, एक कंटेनर तो ये है, राइट. फर्स्ट कंटेनर, दिस इज द सेकेंड कंटेनर. तो फर्स्ट कंटेनर में तो इम्प्योर वाटर है जिसको हम बर्नर पे हीट कर रहे हैं और फिर ये एक टेस्ट ट्यूब है, कंडेंसर जिसको बोलते हैं, इसके थ्रू ये दूसरे कंटेनर से कनेक्टेड है, राइट. तो अब क्या करेंगे कि द बॉइलिंग वाटर टर्न्स इनटू वाटर वेपर एंड वेपर पासेस थ्रू द ट्यूब. अब जब पानी बॉयल होगा तो ऑब्वियसली वेपर्स फॉर्म होंगे. जब वेपर्स फॉर्म होंगे तो ये वेपर क्या होंगे, यहाँ इस कंडेंसर से पास होंगे, राइट. सो इट कूल्स डाउन एंड टर्न्स इनटू लिक्विड अगेन. और जब वाटर वेपर ठंडे होते हैं तो किस में चेंज हो जाते हैं, करेक्ट, पानी में चेंज हो जाते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज होते हैं. एंड द प्योर वाटर गेट्स एक्यूमुलेटेड. यहाँ पर क्या हुआ, पानी इकट्ठा हो जाएगा. कौन सा पानी, प्योर वाटर, और वी कॉल इट डिस्टिल वाटर, डिस्टिलेट, राइट. तो ये यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा और क्या होगा, जो सॉल्ट होगा वो नीचे ही रह जाएगा. नाउ डू यू नो वी कैन यूज फिल्टर पेपर डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्टर पेपर्स आर अवेलेबल विद डिफरेंट पोर साइज. जैसे सीव्स होती है,
छन्नी जिससे हम छानते हैं, चाय छानते हैं, तो उसमें भी होल्स का साइज छोटा बड़ा, फिर उससे भी बड़े सीव्स आते हैं, फिर बहुत बड़े सीव्स आते हैं। सिमिलरली फिल्टर पेपर में भी पोर के साइज की वजह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्टर पेपर अवेलेबल हैं। नाउ ड्रिंकेबल वाटर, अब हम कौन सा पानी पी सकते हैं? कैन वी ड्रिंक इम्प्योर वाटर? नो, कंटामिनेटेड वाटर और इम्प्योर वाटर वी कैन नॉट कंज्यूम इट, क्योंकि हमें हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। सो टू प्रिवेंट डिजीजेस वी मस्ट प्योरीफाई द वाटर वी ड्रिंक। क्या क्या मेथड है? सबसे पहले बॉइल्ड वाटर, जो पानी को आप बॉयल करो तो क्या होंगे? जर्म्स किल हो जाएंगे। सो वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पस इज बॉइल्ड अबाउट 10 minutes. To kill the germs in it, it is important to keep boiled water in a clean container with lid. बर्तन को जो boiled water है पहले आप उसको एटलीस्ट 10 minutes तक बॉयल करो so that all germs would be killed, राइट। अब उसको थोड़ा ठंडा हो जाएगा, उसको लिड से कवर कर दो। ऐसा नहीं कि पानी बॉयल कर दिया और फिर उसको ओपन रखा हुआ है तो और जर्म्स उसके अंदर मिक्स होते रहेंगे, राइट। नेक्स्ट इज डिस्टिल्ड वाटर। सो दिस इज नॉट जनरली यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, इसको यूज नहीं किया जाता है। इट इज यूज्ड इन कार बैटरीज, इंजेक्शंस एंड मेडिसिन में इसका यूज होता है। वाटर ऑब्टेन्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन इज द प्योरेस्ट form of water. This water is called distilled water. It does not contain any germs or any other dissolved chemicals. तो अब बॉयल करने के बाद जो वाटर वेपर्स निकले थे, वाटर वेपर को हमने कलेक्ट कर लिया, वो ठंडी हो गई एंड वो वाटर में कन्वर्ट हो गई। सो दिस इज कॉल्ड डिस्टिल्ड वाटर। इसके अंदर कोई जर्म नहीं होते हैं, क्यों? क्योंकि वाटर वेपर से को ठंडा करके बना हुआ है। और जनरली हम ये डिस्टिल्ड वाटर क्या करते हैं? पीने के लिए यूज़ नहीं करते हैं। इनको कहाँ यूज़ किया जाता है? मेडिसिन में यूज़ किया जाता है इनको। और कहाँ यूज़ करते हैं? मेडिसिन में, इंजेक्शंस में, कार की बैटरीज में इनको डाला जाता है। नेक्स्ट इज क्लोरिनेटेड वाटर। सो वाटर इज नॉट प्योरिफाइड बाय एडिंग द राइट अमाउंट ऑफ क्लोरीन इन इट। क्लोरीन क्या है? जर्म्स को किल करता है। क्लोरीन टेबलेट्स आर एडेड इन द वाटर टू किल जर्म्स एंड मेक इट फिट फॉर ड्रिंकिंग। सो स्पेशली जब आप वाटर पार्क्स में जाते हैं या पूल्स में जाते हैं तो वहाँ रोज वाटर को चेंज नहीं किया जाता है, क्लोरीन टैबलेट्स ऐड कर दी जाती है और फिर क्या होता है? वो जो सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो पानी के ऊपर आ जाती हैं और फिर उसको सीव की हेल्प से एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, अलग कर लिया, सेपरेट कर लिया जाता है। सो दिस इज हाउ वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड लेक इज मेड फिट फॉर ड्रिंकिंग बिफोर बीइंग सप्लाइज टू अस। और हमें पीने का पानी कहाँ से मिलता है? वाटर बॉडी से, लेक से, रिवर से। तो ये पानी को पहले क्लोरिनेशन किया जाता है, ट्रीट किया जाता है एंड देन फिर हमें ये पीने के लिए मिलता है घरों में। इन लार्ज स्केल प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर द मेथड्स इन्वॉल्व्स आर सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड क्लोरिनेशन। ये इसके कुछ स्टेप्स हैं, right? So we have some summary points. You can go through these points. Now we'll do the exercises together. First is take the correct answer. Insoluble impurities can be separated from the water by the sedimentation. क्योंकि chlorination क्या करता है? Germs को kill करता है और boiling of water again for filtration. तो ये water को clean करने के लिए। Next one is air does not have any shape. Air की कोई shape नहीं होती है। Children, third question is misprinted. तो third question में क्या है? The gas in air that is necessary for our breathing. हमारे लिए breathing के लिए क्या ज़रूरी है? Oxygen. And option is not mentioned here, right? So option is missing. So the correct answer is oxygen, right? So the fourth one is the topmost layer of the earth atmosphere. What is it called? It is called exosphere. Children, next is the most purified form of water is obtained through, and the options are given: chlorination, filtration, sedimentation. So purified form, most purified form of water जो हमें मिलता है वो डिस्टिलेशन से मिलता है। ऑप्शन इज नॉट मेंशन्ड हियर, सो द करेक्ट आंसर इज डिस्टिलेशन। सो हमारे दो क्वेश्चन मिसप्रिंटेड हैं। फर्स्ट इज द गैस इन द एयर दैट इज नेसेसरी फॉर ब्रीदिंग विच इज ऑक्सीजन एंड द मोस्ट प्योरिफाइड फॉर्म ऑफ द वाटर विच इज ऑब्टेन्ड थ्रू डिस्टिलेशन, राइट? ये मिसिंग है। Children, next question is fill in the blank. First fill up we have oxygen comprises almost 21% of the earth atmosphere. Next one, air also has weight and exert pressure.
Third one, the air pressure varies from place to place and decreases as we go higher, right? So higher. Next is, it is very important to consume clean water to stay healthy. Next question is true and false statement. First statement is troposphere is closest to the earth's surface, correct. Next is ozone layer is found in the troposphere, wrong. वो नेक्स्ट लेयर में मिलती है. डिस्टिल्ड वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, करेक्ट. एयर प्रेशर इज कांस्टेंट एवरीवेयर, फॉल्स, क्योंकि हर जगह चेंज होता है. हायर एल्टीट्यूड पे डिक्रीज होता है. वाटर इज एन abundant liquid on the earth. Yes, this is true. So children, we have completed our chapter. We'll meet in the next class. Till then, bye and take very good care of yourself.